दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने आज एक फ्रेश लो बना दिया। स्टॉक लगातार गिर रहा है। ऐसा स्टॉक जो बाजार में बहुत मजबूत है अपने फंडामेंटल के हिसाब से, अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से, लेकिन शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। क्या है इसके पीछे की वजह? जिस कंपनी का जीरो एनपी है और ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लाखों करोड़ का इसका एयू है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, लगातार नए लो बना रहा है। तो उसके पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले इसमें आईआरएफसी की क्या संभावना बनेगी। कंपनी की एजीएम हो चुकी है और कंपनी ने डिविडेंड के लिए प्रस्ताव को भी पास कर दिया है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। आईपीओ आने के बाद, कोविड काल के बाद अब तक कम से कम 8 से 9 रुपये का डिविडेंड पे आउट कर चुकी है कंपनी, जिसकी प्राइस ही मात्र 25 रुपये के आसपास थे। यानी 25 रुपये का शेयर और 9 रुपये का डिविडेंड, बहुत ही शानदार डिविडेंड। फिर भी लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 84.67 पर आप देख सकते हो कि आज क्लोजिंग देखने को मिली। 1.20% की यहाँ पे गिरावट हुई। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 85.70 पर। अभी अपने डायरेक्शन को तलाश रहा था, हल्की सी तेजी बनी सुबह सुबह। 86.16 का हाई भी बना, पर जैसे कि सुबह बाजार पॉजिटिव खुला उसके बाद बाजार धीरे धीरे गिरता गया। ये स्टॉक में भी कमजोरी शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि इसने 84.50 का लो बना और ये एक फ्रेश लो बन गया, 52 वीक का नया लो। स्टॉक 137 रुपये का हाई बना के वहाँ से गिरते हुए 84 पर आ गया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया लोगों को। तो क्योंकि आप देखिए, ये अकेला ये स्टॉक ऐसा है जो मजबूत है। फलना में इसमें खर्च बहुत कम है। इस कंपनी की बात करें ना, बिजनेस तो कंपनी लाखों करोड़ का करती है, लेकिन इसका जो खर्च बहुत लिमिटेड है। कंपनी के इतने कोई बड़े खर्चे नहीं है। कंपनी का जीरो एनपी है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस संभल नहीं रही है। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, 2.95% का डिविडेंड पे आउट करती है यील्ड में। अब अगर हम इसके वॉल्यूम ट्रेंड की बात कर ले तो 20 अगस्त को 84 लाख का वॉल्यूम हुआ था। 21 अगस्त को वॉल्यूम कम होकर 47 लाख के आसपास आ गया। 24 अगस्त को 87 लाख का वॉल्यूम हुआ। 25 अगस्त को इसमें 96 लाख का वॉल्यूम हुआ। 26 अगस्त को इसका वॉल्यूम 70 लाख के आसपास था, जबकि आज 27 अगस्त को 71 लाख का वॉल्यूम हुआ। अभी भी 1 करोड़ से नीचे वॉल्यूम है। 76 लाख का एवरेज वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो एक तो बाजार में इसके शेयर ही काफ़ी कम है। सरकार के पास ही भी देखें तो अभी भी 82% की हिस्सेदारी है। तो सबसे बड़ी होल्डिंग जो सरकार ने लेके रखी हुई है, इसमें 4% की होल्डिंग बाजार में इन्होंने अभी ओएफएस के माध्यम से बेची है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी बेचनी है और 75% तक इसको लाना है। इस वजह से ही ये दबाव की स्थिति बनी हुई है इसमें। तो देखो कि आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों स्टॉक देखें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन शेयर की प्राइस है कि लगातार गिर रही है। क्या है इसके पीछे की वजह? तो एक तरह से दोनों को रेलवे स्टॉक कहा जाता है, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। आरबीएनएल की बात तो ये रेलवे लाइन बिछाती है, स्टेशन बनाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो के इंफ्रा के प्रोजेक्ट करती है। और आप देखिए इसका जो बिजनेस है वो पूरा उसी की कमाई के ऊपर निर्भर करता है। कंपनी को कितने ऑर्डर मिले, उनका एग्जीक्यूशन कितनी तेज़ी से हुआ, प्रोजेक्ट पर कितना मार्जिन बचा, ये एक तरह से आरबीएनएल की कमाई का जरिया है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें, रेलवे की फाइनेंस कंपनी है। ये बाजार से पैसे उधार लेती है और रेलवे तक उससे जुड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। आरबीएनएल जैसी कंपनियों को फाइनेंस देती है। इसकी कमाई उधार लेने की लागत और आगे लोन देने वाले मिलने वाले रिटर्न के बीच के अंतर से ही होती है। आसान भाषा में कहे तो आरबीएनएल का जो है, आरबीएनएल रेलवे का काम बनाती है, जबकि आईआरएफसी रेलवे के पैसे जुटाने का काम करती है। ये दोनों के बीच का बड़ा अंतर है। तो गिरावट सिर्फ आईआरएफसी से सीमित नहीं है, आरबीएनएल के शेयर भी लगातार रोज नए लो बना रहा है। तो इसके पीछे वजह की काफ़ी लंबे समय से कमज़ोर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन काफ़ी कम है कंपनी का, महंगी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है और ख़राब टेक्निकल ट्रेंड में फंस गया स्टॉक। तो इस वजह से ये देखें कि स्टॉक काफ़ी दबाव में रहा है। अब यहाँ पे फाइनेंस 2024 में आरबीएनएल का जो सालाना रेवेन्यू है लगभग फ्लैट रहा है और नेट प्रॉफिट में 32.7% की गिरावट हुई है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, उसके बावजूद भी रफ्तार नहीं है स्टॉक में। आपको ये पता होगा कि ये स्टॉक लगभग 30 रुपये के आसपास था कोविड काल में, वहाँ से दौड़ते हुए 647 तक चला गया। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाने पर स्टॉक आज देखे तो 200 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, यानी नुकसान लोगों को काफ़ी ज़्यादा हुआ।
कंपनी की ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है। 30 जून 2026 तक करीब 93,490 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है। यह आंकड़ा देखने में काफ़ी मजबूत है, लेकिन पीएल कैपिटल के मुताबिक इनमें करीब 40,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वही एक्टिव एजुकेशन में, बाकी काम अलग अलग मंजूरी, ज़मीन या फाइनेंशियल क्लोजर का इंतजार कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हो पाए। तो ऑर्डर मिलना अलग बात है और कमाई मिलना अलग बात है। प्रोजेक्ट जब तक ज़मीन पे शुरू नहीं होता है तब तक कमाई अपने अकाउंट में नहीं आ सकती। आईआरएफसी की बात है तो Q1 में 2027 में अपनी हिस्ट्री का सबसे अधिक तिमाही टोटल इनकम कंपनी ने बताया और नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। टोटल इनकम करीब 8,391 करोड़ रही है और नेट प्रॉफिट 10.4% बढ़कर 1,927 करोड़ तक पहुंच गए। कंपनी का नेटवर्थ भी 58,792 करोड़ के आसपास रहा है और इसका एनपीए बिल्कुल जीरो है। यानी आप देखें Q1 में कंपनी ने एक तरह से इतिहास ही रचा। इनकम में और प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। तो एनपीएस शून्य होने का मतलब है कि कंपनी के लोन बुक में फंसे हुए कर्ज की कोई समस्या नहीं है। इतनी अच्छी खबरों के बावजूद शेयर इसलिए नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि बाजार केवल ऊपर का जो प्रॉफिट नंबर नहीं देख रहा है, निवेशक ये भी देख रहे हैं कि आगे की ग्रोथ कहाँ से आएगी और मार्जिन सुधरेगा या नहीं। आईआरएफसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूम देखिए मार्च आखिर तक 4.85 लाख करोड़ के आसपास था, जो जून आखिर में 4.79 लाख करोड़ रह गया है। तो एमआईएम का मतलब कुल कितना पैसा लोन या फाइनेंस के रूप में लगाया हुआ है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो कंपनी की ट्रेडिशनल इंटरेस्ट इनकम सालाना पर 23.4% गिरकर 1,148 करोड़ रह गई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM भी 1.53% से घटकर 1.48% रह गया है। NIM बताता है कि कंपनी पैसा उधार लेने और आगे लोन देने के बाद कितने अंतर में बचा पा रही है और कितना अपना प्रॉफिट निकाल पा रही है। आईआरएफसी का बिजनेस पहले से ही कम मार्जिन पर चलता है, इसलिए इसमें थोड़ी गिरावट भी निवेशकों को परेशान करती है। तो आईआरएफसी के यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसका OFS ने भी बड़ी परेशानी बना दी है। तो जून 2026 में सरकार ने ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए 2% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। इसके लिए 91 रुपये प्रति शेयर फ्लोट प्राइस रखा गया था। अब शेयर 86 से लेकर 84 तक आ गया है, यानी OFS फ्लोट प्राइस से काफ़ी नीचे। तो इस वजह से भी इसमें दबाव की स्थिति को बार बार OFS आने से भी लोग निराशाजनक है कि अभी सरकार की हिस्सेदारी और आएगी बाजार में, शेयर बढ़ेंगे तो बिकवाली का दबाव और बन रहा है। OFS को आसान भाषा में आपको समझना चाहिए, कंपनी के पास जो बड़ा हिस्सा है वो उनको बाज़ार में बेचना पड़ता है, तो अचानक सप्लाई बढ़ जाती है जिससे शेयर की प्राइस में दबाव आ जाता है। एक साथ में बड़ी कंपनी में 2% की हिस्सेदारी आना दबाव की स्थिति बना जाता है। फिलहाल निवेशकों को क्या करना चाहिए? आरबीआई में पहले से निवेश करने वालों को केवल 93,490 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक देखकर एवरेज नहीं करना चाहिए। देखना जरूरी है कि कितने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए, एबिटा मार्जिन 5 से 7% तक पहुंचा यानी प्रॉफिट ग्रोथ वापस आई यानी। आईआरएफसी की बात को निवेशकों को एयूम, NIM और नए लोन डिसबर्समेंट पर नज़र रखनी चाहिए। कंपनी ने फाइनेंस 2027 के आखिर तक NIM 1.6% से ऊपर और 2030 तक 2% पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगर लोन बुक दोबारा बढ़ती है, मार्जिन सुधरता है तो शेयर को सहारा मिल सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों शेयर अपने हाई से नीचे लगभग नए लो पे है, लेकिन सिर्फ भाव गिर जाने से कोई सस्ता नहीं हो जाता, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो रेट टेस्ट रिपोर्ट है आरबीआई पर तो सेल की कॉल आ गई है। आईआरएफसी का फिलहाल कोई बाय की कॉल नहीं है, यानी आईआरएफसी को लेकर कोई भी नजरिया नहीं है, लेकिन आरबीआई पे सेल की कॉल है। इसलिए फिलहाल नई खरीद और एवरेजिंग से पहले गिरते ट्रेंड के रुकने और बिजनेस के आंकड़ों में सुधार का इंतजार करना समझदारी है। तो कभी भी लगातार गिर रहा हो तो फिर आपको उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए, स्टेबिलिटी आ जाए स्टॉक के अंदर, फिर उसके बारे में रणनीति बनानी चाहिए, ये एक्सपर्ट का कहना है। अभी फिलहाल दबाव की स्थिति बनी हुई है दोनों शेयरों में। अब यहाँ पे देखिए कंपनी की 39वीं AGM कंप्लीट हो चुकी है 25 अगस्त को, और इसमें कंपनी की तरफ से इंटरिम डिविडेंड के लिए फाइनल मोहर लग चुकी है और साथ में डॉक्टर रंजन चौधरी को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे। तो देख सकते हो कि डिविडेंड अच्छा देती है, डिविडेंड पे आउट के लिए भी रास्ता क्लियर हो चुका है, शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है, आने वाले समय डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो स्टॉक अच्छा है क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में अभी दबाव की स्थिति दिखाई दे रही है और आगे भी और दबाव बन सकता है, लगातार जो नए लो बना रहा है स्टॉक, तो इससे एक पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। फंडामेंटल अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म नज़रिया अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।